नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो भी कदम उठाती है सीधे लेफ्ट लिबरल बिरादरी के इकोसिस्टम के निशाने पे आ जाती है। मुसलमान और वामपंथी तत्व जितने हैं सबको उसमें कुछ न कुछ संदेह की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। काम चाहे कितने भी सही इरादे से किया जाए, काम चाहे कितनी भी सही नियत से किया जा रहा हो, हर बात में खोट खोजना, हर बात में विवाद खड़ा करना, ये जो है एक चलन बन गया है जब से वो 2017 से मुख्यमंत्री बने। और विपक्ष जो है, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी, उसके पास वो मुद्दा विहीन विपक्ष है। अखिलेश यादव के पास कोई सोच नहीं है, उनके पास कोई विमर्श का मुद्दा नहीं है, कोई नारा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई नीति नहीं है। सरकार जो फैसला करे उसकी खिल्ली उड़ाना। और होता अक्सर ये है कि खुद ही ट्रोल हो जाते हैं सोशल मीडिया पर इस तरह का काम करते हुए। अभी सबसे ताज़ा उदाहरण है, हालांकि राज्य सरकार का मामला नहीं था, चीता आने पर उन्होंने जो ट्वीट किया उसका अब जिक्र नहीं करूँगा। उस पर जिस तरह से उनका मजाक उड़ा, उनकी जानकारी का अभाव का लोगों को पता चला, उससे वो अपने को खुद ही हंसी का पात्र बनाते हैं। लेकिन आज बात अखिलेश यादव की नहीं हो रही है, विपक्ष की भी नहीं हो रही है। बात हो रही कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त 2022 मतलब इसी साल एक आदेश जारी किया कि जितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में सबका सर्वे होगा। तो मदरसों का सर्वे शुरू हुआ। पहली बार 15 सितंबर को नदवा, जिसका नाम है दारुल उलूम नदवातुल उलमा, जिसको आम बोलचाल में नदवा के नाम से जानते हैं, यहाँ के रेक्टर हुआ करते थे अली मियाँ। अली मियाँ के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें कि वो उत्तर प्रदेश की समानांतर सरकार थे। कांग्रेस की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो, समाजवादी पार्टी की सरकार हो, अली मियाँ जो कह देंगे वो आखिरी बात होती थी। अली मियाँ की बात को टालने की हैसियत किसी मुख्यमंत्री में नहीं थी। अली मियाँ की बात दिल्ली तक सुनी जाती थी, मानी जाती थी, उस पर अमल होता था। तो अली मियाँ आखिरी वर्ड थे। जो भी वो बोल दें, जिस विषय पर बोल दें, वहाँ अली मियाँ के रहते हुए, या बल्कि कहें कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक कोई शासन का अधिकारी जा सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 15 सितंबर को मदरसा बोर्ड के पदाधिकारी और उसके अलावा शासन के अधिकारी सर्वे के लिए गए। सभी मदरसों का सर्वे हो रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगता है जादूगर हैं। उनको जादू आता है, कई चीज़ें जादू से ही उनके घोषणा मात्र से गायब हो जाती हैं। जैसे अपराधी केवल उनकी घोषणा मात्र से जो है अपराधियों के पैर थर थर कांपने लगते हैं, आकर थाने में सरेंडर करने लगते हैं, खुद कहते हैं कि हमारी बेल, हमारी ज़मानत रद्द कर दीजिए, हमको जेल भेज दीजिए। जो लोग इस तरह का काम करते हैं, अपराध करते हैं, उनके घर वाले, उनको रात भर नींद नहीं आती कि कब हमारा घर गिरा दिया जाएगा। लेकिन अभी जो मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, मदरसे का सर्वे करने की घोषणा होते ही उत्तर प्रदेश से, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात हो रही, उत्तर प्रदेश से 2500 मदरसे रातों रात गायब हो गए। कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। दुकान बंद करके भाग गए। क्यों भाग गए? रजिस्ट्रेशन नहीं था, मान्यता नहीं थी। इसके बावजूद सरकारी ग्रांट मिल रही थी, आर्थिक मदद मिल रही थी, मुतवल्लियों को तनख्वाह मिल रही थी, जो वहाँ पढ़ाने के नाम पर दर्ज थे लोग, उनको वजीफ़ा मिल रहा था। ये सब कुछ हो रहा था और ये लूट चल रही थी। ये जैसे जैसे शिकायतें सामने आना शुरू हुई, जैसे जैसे सरकार ने तय किया कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करना है, उनको ग्रांट तभी मिलेगी जब वो गणित और विज्ञान जैसे विषय पढ़ाएंगे, कंप्यूटर जैसे विषयों की पढ़ाई होगी वहाँ, तब से ये खलबली मची हुई है। लेकिन अभी जो खलबली मची है वो ये कि एक तो ये फर्जी, ये गायब हुए। फर्जी इस तरह से भी हैं कि जिनको मान्यता प्राप्त है वहाँ छात्र कितने हैं, वहाँ जो है शिक्षक कितने हैं, ये संख्या भी जो है बढ़ा चढ़ा कर बताई जाती है जिससे ज़्यादा ग्रांट ली जा सके। लेकिन इस सब से उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत ये है कि इस सर्वे में इस बात का भी
पता लगाया जा रहा है, इस बात की भी जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि उनको पैसा कहाँ से आता है, फंडिंग का सोर्स क्या है। अब मदरसा वाले कह रहे हैं कि भाई हमको तो सबको मालूम है कि हम तो दान पर चलते हैं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, आप दान पर चलते हैं, लेकिन कहाँ कहाँ से दान आता है, कौन देता है। 50% जो फंडिंग है मदरसों की वो सीक्रेट सोर्सेज से आती है। तो ये सीक्रेट सोर्स कौन है ये बताना पड़ेगा, और इसी से परेशानी हो रही है। ये सीक्रेट सोर्सेज में क्या कोई आतंकवादी संगठन है, या आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ कोई संगठन है, विदेशी ताकतें हैं, विदेशों से कहाँ कहाँ से पैसा आता है, किन संस्थाओं से पैसा आता है, इस सब की जांच हो रही है। जब से मदरसों का सर्वे शुरू हुआ है तब से इनकी नींद उड़ी हुई है, कोई तय नहीं कर पा रहा है। अभी 2 बार बैठक हो चुकी जमीयत उलमाए हिंद की, वो तय नहीं कर पा रहे हैं इसका समर्थन करें विरोध करें। देवबंद में बैठक हुई 2 बार और कहा कि हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन इसको हिंदू मुस्लिम मुद्दा जो है नहीं बनाया जाना चाहिए। ओवैसी खुलकर विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके जरिए जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ा जा रहा है। कौन सा भाईचारा आपने बनाया है जिसको बिगाड़ा जा रहा है? और मदरसों के सर्वे से हिंदू मुस्लिम भाईचारे का क्या संबंध? मदरसों में अगर गड़बड़ी हो रही है, अगर वहाँ फंडिंग ऐसे सोर्सेज से आ रही है जो भारत विरोधी काम में लगे हैं, जो भारत विरोधी संस्थाएं हैं, या भारत विरोधी देश हैं, या भारत विरोधी ऐसी एजेंसियां हैं, अगर उनसे फंडिंग आ रही है, पैसा आ रहा है, तो जाहिर है कि वो भारत की उन्नति के लिए नहीं आ रहा है, भारत के विकास के लिए नहीं आ रहा है, मदरसों के विकास के लिए भी नहीं आ रहा है। वहाँ वो आ रहा है जिहादी तैयार करने के लिए। और पूरी दुनिया जानती है, अभी किसी से छिपा नहीं है कि दुनिया भर में जितने बड़े आतंकवादी हुए हैं सबका न कहीं भारत के मदरसों से ताल्लुक़ रहा है, ख़ासतौर से देवबंद से। देवबंद से जो रिश्ता आतंकवादियों का है वो और दुनिया के किसी संगठन से नहीं है, किसी संस्था से नहीं है। ये बात कोई साबित करने की ज़रूरत नहीं है, ये साबित हो चुकी है। इसके तमाम प्रमाण मौजूद हैं कि देवबंद का और आतंकवादियों का गहरा संबंध रहा है। जो बड़े बड़े आतंकवादी हैं उनकी बात कर रहे हैं, छोटे की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा जिस तरह से योगी सरकार ने घोषणा की देवबंद में पीएसी की नई बटालियन की स्थापना की, उससे परेशानी होने लगी। देवबंद सहित आसपास के मदरसों, तमाम मदरसों में ऐसे लोग आते हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनको शरण मिलती है, उनको जो है शिक्षक का या छात्र का जैसी जिसकी जो स्थिति होती है उस रूप में भर्ती किया जाता है। अभी असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने 3 मदरसों को गिरा दिया, बुलडोज़र लगाकर ध्वस्त कर दिया कि इनमें जो है ये विदेशों से फंडिंग हो रही थी, ये आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो अब ये मदरसों का सर्वे शुरू हुआ तो उससे परेशानी थी, लेकिन योगी जी तो रुकने वाले नहीं, वो तो अहिर्निश सेवा में है, पूरे 24 घंटे जो है प्रदेश की देश की सेवा में लगे रहते हैं। तो उन्होंने एक और आदेश जारी कर दिया, और एक दूसरा आदेश जारी किया है वो एक तबके पर जो है आप समझिए परमाणु बम की तरह गिरा है। उनको सपने में भी ये उम्मीद नहीं थी, ये आशंका नहीं थी कि इस तरह का भी कोई शासनादेश जारी हो सकता है। अब कांग्रेस देखिए किस तरह से तुष्टीकरण करती है। अभी एक मुद्दा सामने आया 2014 का, मार्च 2014 का, चुनाव से ठीक पहले, चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से एक रात पहले किस तरह से दिल्ली की प्राइम लोकेलिटी की, लुटियंस दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड को दे दी गई। वक्फ बोर्ड को कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों ने इस देश में लूटने का, ज़मीन पर कब्जा करने का खुला लाइसेंस दिया हुआ। और मैं क्यों कह रहा हूँ, जिस तरह से जो चैलेंज किया गया है वक्फ एक्ट 1995 को, जिसमें असीमित अधिकार दिए गए हैं वक्फ बोर्ड को कि जज, ज्यूरी, वकील सब वही हैं, उसको चैलेंज किया गया है। उसके बाद से जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो क्या किया है योगी सरकार ने? उन्होंने नया शासनादेश जारी किया है कि वक्फ के जितनी प्रॉपर्टी 7 अप्रैल 1989 के बाद रजिस्टर हुई वक्फ संपत्ति के रूप में, उन सब की जांच होगी। तो ये क्यों कहा, और ये 7 अप्रैल 1989, 7 अप्रैल 1989 की तारीख का क्या महत्व है? आप याद कीजिए, 1989 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।
दिल्ली में कांग्रेस पार्टी, दिल्ली मतलब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। यहाँ उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे और केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। नवंबर में चुनाव होने वाला था, उत्तर प्रदेश विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। तो 7 अप्रैल 1989 को एक शासनादेश जारी हुआ, गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ। उसमें कहा गया कि जो भी ज़मीन भीटा, अगर आप उत्तर प्रदेश से वाकिफ़ हैं तो मिट्टी का ढूँ जो बड़ा होता है, थोड़ा स्थायी पक्का हो जाता है, भीटा कहलाता है। भीटा, ऊसर और बंजर, ये तीनों तरह की ज़मीन को वक्फ संपत्ति घोषित स्वतः किया जा सकता है। यानी वक्फ बोर्ड चाहे तो इन संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति के रूप में रजिस्टर कर सकता है, और ये धड़ल्ले से होता रहा। उसका नतीजा ये हुआ कि जितनी बंजर, ऊसर और भीटे की ज़मीन थी वो वक्फ की हो गई। उसके अलावा जो चारागाह की ज़मीन थी वो वक्फ की हो गई, और इसकी आड़ में खेती योग्य ज़मीन, सिंचाई योग्य ज़मीन, वो भी वक्फ बोर्ड के खाते में चली गई। तो ये जो आदेश दिया गया था, इसमें कहा गया था कि इसमें किसी के, अब देखिए वक्फ का नियम क्या है कि कोई व्यक्ति, यानी कोई व्यक्ति से मतलब कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी संपत्ति वक्फ को दे सकता है, यानी वो अल्लाह के नाम कर सकता है, और इसके लिए बाकायदा वो डीड एक तैयार होगी, वो साइन होगी, रजिस्टर होगी। तो यहाँ किसी को डीड करने की, रजिस्ट्रेशन कराने की और उसको जो है सौंपने की ज़रूरत नहीं। अपने आप वक्फ अपना सर्वे करे, जहाँ चाहे जिस ज़मीन को ऐसी वो घोषित कर दे वक्फ है, इसलिए वक्फ हो। इसीलिए आप देख रहे हैं गांव के गांव पता चल रहा है कि वक्फ की संपत्ति हो गए। और ऐसी ज़मीन सरकार की होती है। ऊसर, भीटा और जो बंजर ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन होती है। वो भूमिहीनों को दी जाती है, गरीबों को दी जाती है, उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होती है। उस सब से वंचित कर दिया गया, और पता नहीं कितने हज़ार हेक्टेयर ज़मीन इस तरह से प्रदेश में वो वक्फ की संपत्ति बन गई। तो योगी सरकार ने ये कहा है कि इन सारी संपत्तियों को जो 7 अप्रैल 1989 के बाद वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्टर हुई हैं, उन सब की पड़ताल होगी, उन सब की जो है इंक्वायरी होगी कि ये ज़मीन थी किसकी। सरकार की है तो सरकार को वापस आएगी, किसी निजी व्यक्ति की है, जबरन ले ली गई है तो उसको वापस जाएगी, किसी का खेत था ले लिया गया है तो वापस जाएगा, अगर ग्राम सभा की ज़मीन ले ली गई है तो वह वापस जाएगी। इससे परेशानी हो रही, इससे खलबली है। और विरोध कौन कर रहा है? तो जिनके पास से संपत्ति जा रही है उनका विरोध करना तो जायज़ है, लेकिन अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनका वोट बैंक है। उनको लग रहा है कि इससे उनके वोट बैंक पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे तो मुसलमान नाराज़ हो जाएगा। तो मुसलमानों के, और ऐसे मुसलमानों के जो दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, उनका समर्थन समाजवादी पार्टी के मुखिया कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि देश की राजनीति किस दिशा में और किस तरह से चल रही थी। चुनाव से ठीक पहले वक्फ बोर्ड को इस तरह का असीमित अधिकार देना कि पूरे प्रदेश में दौड़ के जहां चाहो वहां तक की संपत्ति अपने नाम कर लो, इस तरह की लूट की छूट जो है वो मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी देश में किसी संस्था को मिली होगी, और सिर्फ वोट के लिए। ये अलग बात है कि 89 में विधानसभा में मुस्लिम वोट मिला कांग्रेस को और न लोकसभा में। इसके बावजूद, और ये नियम, ये शासनादेश 7 अप्रैल 1989 का इसके बावजूद जारी हुआ कि 1960 का जो मुस्लिम वक्फ एक्ट है वो कहता है कि कोई भी संपत्ति स्वतः अपने आप वक्फ की संपत्ति नहीं बन सकती। इसके बावजूद सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया, मुसलमानों को खुश करने के लिए। ये अलग बात है कि खुश नहीं कर पाए। तो योगी सरकार ने 2 काम किए हैं, बल्कि 3 काम कहिए। पहला, जितने मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 15,000 से ज़्यादा मदरसे हैं। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए देश भर में 24,000 मदरसे हैं। इनकी फंडिंग जो आती है, एक मोटा अनुमान जो जानकारी है उसके मुताबिक हर साल 10,000 करोड़ की फंडिंग आती है। उसमें से मैंने जो शुरू में कहा कि आधी जो है फंडिंग वो सीक्रेट सोर्सेज से आती है।
एक काम ये किया। दूसरा काम उन्होंने किया कि 7 अप्रैल 1989 का जो शासनादेश था उसको रद्द कर दिया, वो अब लागू नहीं है उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा उस तारीख के बाद जितनी भी संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम से रजिस्टर हुई है उन सब की जांच होगी। तो दुश्मन के खेमे में खलबली है, चाणक्य की बात याद आती है, तो समझिए कि राजा अच्छा काम कर रहा है। तो इसलिए मैं इस बात पर जोर देकर इसलिए कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार केवल भाषण नहीं देती है, केवल बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे नहीं करती, वो करके दिखाने में यकीन करती है, ज़मीन पर काम कर रही है। जो बदलाव लाना है वो सरकार है, इसलिए सरकार को जो काम करना चाहिए वो सरकार कर रही है। ऐसा नहीं कर रही है कि केवल बोलती रहे कि ये गलत हो रहा है और उसको होने देते रहें। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में नहीं हो सकता। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।